हेलो बच्चों, 11वीं केमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताई थी? एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी। अब हमारा असली जो केमिस्ट्री है एक्चुअल में वो स्टार्ट हो रही है। तो 11th केमिस्ट्री का आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 बड़े नियम रासायनिक संयोग के। कौन कौन से? फर्स्ट नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम, थर्ड है गुणित अनुपात का नियम, फोर्थ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, 5 है गेल-लुसाक का नियम। फर्स्ट को मैं डिटेल से समझाती हूँ, बारी बारी से सभी को समझाती हूँ। फर्स्ट में हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किस तरह से जो है ये इस नियम के अनुसार कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास जो है सेम होता है। A प्लस बी AB, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, ये नियम ये कहता है। कैसे? वैसे भी ये नियम आज के डेट में वैलिड नहीं है, पर फिर भी ये मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है तो परिभाषा ही पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई जो है अंकगणित का क्वेश्चन। अंकगणित तो नहीं, बस इतना ही पूछेगा इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर भी आप देखिए, C+O2 से क्या बनेगा? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो मास है वो कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा। कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32, दोनों को इक्वल करेंगे, ये इक्वल हो रहे हैं। ये नियम यही कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, कोई भी इसमें लॉस नहीं होगा प्रोडक्ट बनते समय। ये रूल जो है ये यही कहता है। आई होप ये समझ में आ गया हो। मैं सेकेंड लॉज बता रही हूँ आपको। सेकेंड लॉ है स्थिर अनुपात का नियम, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें स्थिर अनुपात का नियम में मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको। H2O, हम जो है H2O को किसी भी रिसोर्सेज से लेंगे, डिफरेंट रिसोर्स, कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, कहीं से भी लें, पर पानी का सूत्र H2O ही होगा और इसका रेशियो भी होगा 1:8। ये नहीं बदलेगा। ये लॉ यही कहता है कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से लें, परंतु इसका जो भार है उसका रेशियो होगा 1:8। इसका एटॉमिक मास का रेशियो होगा 1:8। ओके। थर्ड लॉ हम देखते हैं। थर्ड क्या है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नियम क्या कहता है? जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं, अधिक तत्व तो 2 ही हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 ही तत्व हैं, परंतु ये डिफरेंट यौगिक बना रहे हैं। ये है पानी और ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इनका जो रेशियो है, अगर एक तत्व जो है स्थिर है तो इनका रेशियो क्या होगा? ये यही बोल रहा है, सरल अनुपात में होगा। ये नियम ये कहता है कि सेकेंड का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? सरल अनुपात में। अब देखते हैं कैसे। इसका रेशियो क्या होगा? 1:8 का होगा, और इसका रेशियो क्या होगा? 1:16 का होगा, है ना। अब ये तो कांस्टेंट है, स्थिर है, तो हमको इनके रेशियो को देखना है। 8:16। अब ये क्या है? 1:2। ये हम लिख सकते हैं, जो एक क्या है? सरल अनुपात में है। आई होप ये भी समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है? एग्जाम्पल से समझो। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका हम रेशियो देखते हैं। इसका रेशियो 1:,
सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 का डबल इसका मास होगा 32। अब इसका सरल अनुपात क्या होगा, सॉरी हमको निकालना क्या है, H2 बताना है, प्रूव करना है, निकालना कुछ नहीं, प्रूव करना है इस नियम को, किसको, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। H2O इसका रेशियो क्या होगा, 1:16। अब ये तो कांस्टेंट है, स्थिर है, ये क्या है, हम इसको स्थिर कर देते हैं। H2 इसका ये जो है दोनों में बराबर है, स्थिर कर देते हैं का मतलब है कि ये जो है दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर। इसमें भी 2 हाइड्रोजन मिलके सल्फाइड बनाया है और इसमें 2 हाइड्रोजन मिलके पानी बनाया है। अब हमको सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है, इसका 1:16 आया है, इसका 1:32 आया है, तो सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात जब हाइड्रोजन के समान अनुपात से संयोग होते हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, 32:16 इक्वल टू क्या होगा, 2:1। ये भी सरल अनुपात में है, सरल अनुपात में है, 2:1 सरल अनुपात में हुआ ना। अब जो है इसकी तुलना हम सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का रेशियो, इसके जो है मास का रेशियो क्या है, H2O 16 है, 16 का क्या है अभी 16, 32 रेशियो 32, ये भी 32 होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अब इसका रेशियो क्या निकला, 1:1, 32:32, 1:1, इसका सरल अनुपात ये होगा। ये है समीकरण नंबर 1 और ये 2, दोनों का हम संबंध देखते हैं तो यहाँ पर लिखना फर्स्ट और सेकेंड का संबंध क्या है, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, 2/1 रेशियो 1/1। इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है 2:1 जो क्या है सरल अनुपात में है। तो ये जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कह रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को ये फॉलो कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है। ओके, 5वां नियम देखते हैं हम, गेलुसाक का नियम। ये क्या कहता है, गेलुसाक का नियम 5 लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये 5वां नियम है जो कि गैसों पर लागू होता है। गेलुसाक ने दिया है गैसों पर लागू होता है। इसका परिभाषा यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि समान ताप और दाब पर जब 2 गैसें जो है, ध्यान देना, 2 गैसें जो है आपस में संयोग होते हैं, आपस में और रिएक्टेंट बनते हैं, एक दूसरे संयोग करते हैं सरल अनुपात में, तो अगर बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है तो सरल अनुपात में होगा। कैसे, अमोनिया का देखते हैं, N2+3H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और ये दोनों जो है रिएक्टेंट है, कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, 2NH2 अमोनिया, सॉरी 2NH3 अमोनिया बना रहे हैं, ये भी गैस है। तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:3:2 सरल अनुपात में है, 1:3:2। तो गेलुसाक का नियम ये कहता है और ये सिर्फ गैसों पर लागू होता है। आई होप ये समझ में आ गया हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान या कोई पदार्थ का द्रव्यमान ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि उसका हम क्या कर सकते हैं, स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम वो डिफरेंट रिसोर्सेज से लेंगे हम पानी का, फिर भी उसका जो मास है
जो उसके एलिमेंट्स हैं जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ है उसके एलिमेंट का रेशियो जो है वो सेम होगा। इसी तरह से गुणित अनुपात का नियम, इसमें जो है दो तत्व हैं जो ये जो है कंबाइन होकर अलग अलग यौगिक बनाए हैं, ये भी सरल अनुपात में होंगे। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये भी मैं डिटेल से समझा दी। और गेलू-साक का नियम गैसों पर लागू होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। ये इम्पोर्टेंट 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इम्पोर्टेंट नियम है, इम्पोर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।